नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ सुरभि तिवारी। नमस्कार, सुबह के 8 बजने के साथ देखिए वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। देखिए इस बुलेटिन के जरिए कल की जो तमाम बड़ी सुर्खियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। जो आज सुर्खियां बन रही हैं वो तमाम खबरों को बहुत सरल भाषा में आप तक हम पहुंचाते हैं, जिससे कि आप चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठा सके इन तमाम खबरों के साथ। चलिए आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष नहीं चलने दी है संसद। डॉक्टर आपको बता दें कि विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया और इसी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष गृह मंत्री आमने सामने। तो शाह बोली। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से लगातार अब तक आपने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल डॉक्टर अंबेडकर के को लेकर दिए गए बयान को लेकर के छिड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के एक बयान संसद के भीतर दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, जिसको लेकर के कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अपमानजनक टिप्पणी की गई है गृह मंत्री की ओर से और गृह मंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए या तो अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। फिलहाल ये जानकारी आपको देते देखिए अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और फ्रंट पेज पर इस खबर को खासतौर पर हर बड़ी अखबारों ने जगह दी है। बाबा साहेब अंबेडकर पर छिड़ा सियासी संग्राम, ये खबर आप देख पाएंगे देखिए दैनिक जागरण में। और गृह मंत्री अमित शाह इधर आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर पीएम मोदी आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये जो इस साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान की ली गई है और इसके जरिए ये समझाने की कोशिश भी दैनिक जागरण में की गई है कि किस तरह शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, मंत्री पद से बर्खास्त करे पीएम, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से मांग की गई और पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर इस दौरान हमला बोला। यहां तक कि गृह मंत्री की ओर से भी यह कहा गया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए बहुत बड़ी बात है, चूंकि इस पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का भी कहना था कि मैंने भी ये 2 बार वीडियो देखा, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, बाबा साहेब के आदर्शों से इतर उसमें कोई अन्य बात नहीं थी। इसके बाद की हम बात करते हैं, दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिए गए थे। इधर अमित शाह अब कह रहे हैं कि अंबेडकर संबंधी टिप्पणी पर विवाद लगातार गहरा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए एक्स पर पोस्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और साफ तौर पे कहा देखिए मैं तो जो काला इतिहास रहा है कांग्रेस का उसको उजागर कर थे। देखिए सुरभि ने आपको दिखाया दैनिक जागरण में और दैनिक भास्कर में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है वो ये कि पीएम को टोकना चाहिए था, परवेज शाह के बचाव में उतर के नजर आए हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान से बुधवार दिन भर सियासत गरमाई रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शाह को माफी मांगनी चाहिए, पीएम मोदी उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त नहीं करें। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि देश संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेगा। आपको याद होगा अमित शाह ने जो कि संविधान के लिए 2 दिन बोलने का वक्त दिया गया था, 2 दिन लोकसभा और 2 दिन राज्यसभा में। इस बीच अमित शाह ने कहा था कि देखिए इतनी बार आप अंबेडकर करते हैं, इतनी बार भगवान का नाम ले लिए होते तो शायद भगवान आपको मिल जाते। सबसे ज्यादा कांग्रेस का शासनकाल रहा, आप सबसे ज्यादा रहे, 77 बार आपने संविधान में संशोधन किया और अब आप बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिसको लेकर आपको बता दें कि भारत रत्न के लिए भी आपने पैरवी कभी की नहीं उनके लिए। बहरहाल ये अब पूरा का पूरा जो विवाद है वो गहरा गया। कल आपने देखा था किस तरीके से जो कार्यवाही थी दोनों सदनों की वो स्थगित कर दी गई थी 2 बजे तक के लिए, उसके बाद में सदन नहीं चल पाया। हालांकि इसके बाद बता दें आपको अंबेडकर की विरासत को मिटाने की गंदी चाल कांग्रेस ने चली, ये मोदी ने कहा, एक्स पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री मोदी ने और साफ तौर पर अमित शाह का उन्होंने सपोर्ट भी किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, तो लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ेगा, क्योंकि अमित शाह से माफी की मांग की जा रही है। अमित शाह से कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि देखिए इस्तीफे के लिए तो आपको 15 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अब तक आपने देखा और सुना कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर के और ये भी डिमांड की जा रही थी कि इस्तीफा अपना दे दे गृह मंत्री अमित शाह। और खड़गे ने भी ये कहा था कि पीएम मोदी या तो बर्खास्त करे या तो गृह मंत्री खुद इस्तीफा दे। लेकिन गृह मंत्री की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो अमित शाह ने इस बात को लेकर के स्पष्ट किया कि मेरा इस्तीफा इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके लिए आपको इंतजार और 15 सालों तक करना पड़ेगा, जैसा मेरे सहयोगी दीपिका ने भी आपको बताया। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जो गहमा गहमी का माहौल इस वक्त बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के, ऐसे में तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर का इस्तेमाल कर रही है, नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आखिर कौन सी पार्टी चल रही है, ये गौर करने की बात है। और ये
सब कुछ निर्भर करता है कि कहाँ क्या किसी राज्य में चुनाव है, या अपनी सिर्फ पैठ मजबूत करने की कोशिश है, या सिर्फ राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि बार बार कांग्रेस पर निशाना साधने का काम बीजेपी ने कई बार किया है। कई दफा इस बात का मुद्दा भी उठाया गया है कि आखिर जब 70 सालों की कांग्रेस पार्टी का राज था भारत में, तो ऐसे में उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के या उनके सिद्धांतों को लेकर के आखिर कांग्रेस क्यों नहीं बात करती थी? जब उनके कैबिनेट में वो थे, उन्हीं के समय में जब संविधान की स्थापना हुई थी, उस वक्त भी आखिर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान में इतने बदलाव फिर क्यों किए कांग्रेस ने? अगर सभी सिद्धांत उनके कांग्रेस मानती है तो ऐसे में, हालांकि आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस भी इस पर अपनी सफाई बार बार लाती रही है, और ये कांग्रेस की ओर से कहा जाता रहा है कि बीजेपी की पुरानी आदत है कि पुराने मुद्दों को उठाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही काम कर रही है। तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि इस बीच में तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अपना राजनीतिक रसूख बनाए रखने के लिए। और देखना यह होगा कि अभी और इस पर कितनी सियासत होती है। और बड़ी बात यह है सुरभि कि देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र है जिसमें तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर विचार विमर्श होना चाहिए, जिस पर कानून बनना चाहिए। वो एक गाढ़ी कमाई से, यानी कि आपकी, हमारी और जनता की, आम जनता की गाढ़ी कमाई से ये सत्र संचालित होता है। और इसमें यदि जनता से जुड़े हुए हितों की बात ना हो तो आप समझिए जनता भी अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। आप हेल्दी डिस्कशन करिए, आप हेल्दी चर्चा करिए जो कि देश के विकास में सहयोग दे, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। चलिए सुरभि, आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो बिल्कुल देखिए, एक साथ चुनाव पर जेपीसी में अनुराग और प्रियंका समेत 31 सदस्य होंगे। नवभारत टाइम्स के साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। और एक देश एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन हो गया है और 31 सदस्यों की जेपीसी में अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी जैसे सांसदों का नाम शामिल किया गया है, जिसमें इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। देखिए, हर एक अखबार ने इस खबर को जगह दी है। कल रात होते होते ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जेपीसी की मांग की गई थी और सुबह भी कहा गया था, देखिए जब ये बिल पेश किया जाएगा, एक देश एक चुनाव, उसको लेकर एक जेपीसी का गठन किया जाएगा। जेपीसी में लोकसभा के 21 सदस्यों में प्रियंका गांधी शामिल करी गई हैं। तो एक देश एक चुनाव पर संसद की संयुक्त समिति जेपीसी लोकसभा के 21 सदस्यों के नाम तय हो गए हैं और राज्यसभा के 10 इसमें सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा जेपीसी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत शामिल हैं और समिति के प्रमुख सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग ठाकुर, भृतहरि महताब और अनिल बलूनी, सीएम रमेश और बांसुरी स्वराज, विष्णुदयाल राम को और भाजपा संबित पात्रा भाजपा से संबंधित रखेंगे। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी समेत संभावित अध्यक्ष माना जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, इनके अलावा तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको तरजीह दी गई है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि देखिए कहीं ना कहीं इस जेपीसी के जरिए इसके जो लूप होल्स हैं उन लूप होल्स पे काम किया जाए, जो दिक्कतें हैं उन पर काम किया जाए और उसके बाद एक देश एक संविधान को लागू किया जाए। हालांकि आपको बता दें, पारित हो चुका है क्योंकि बहुमत से, इसलिए भी क्योंकि सबसे ज़्यादा एनडीए के सांसद हैं और जाहिर सी बात है ये आगे होना भी था। अब देखना ये होगा कि जो जेपीसी का गठन किया गया है, जेपीसी अपनी समिति में कहने की कब ये जो रिपोर्ट होगी वो कब तक सौंपेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल देखिए, ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लंबे समय से एक एजेंडे के तौर पर तय किया गया था, बीजेपी की ओर से उस एजेंडे को पूरा करने का काम किया गया है। और ये नवभारत टाइम्स में आप अखबार की कटिंग देख पाएंगे, इसमें भी इस खबर को जगह दी गई है, जहां आप ये देखेंगे कि एक साथ चुनाव पर जेपीसी में अनुराग और प्रियंका समेत 31 सदस्य होंगे। और अब जब ये जेपीसी के पास, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसके बाद से इसे राज्यसभा में पेश किया गया, लोकसभा तक भी इसे पहुंचने की बात थी और उसके बाद से वोटिंग भी की गई थी। तो किस तरीके से इस पर विपक्षी दलों के ओर से खासतौर पर विरोध जाहिर किया गया था, लेकिन इसे जेपीसी तक पहुंचाने की बात हुई थी। यानी कि जेपीसी के आधार पर ही जब इस पूरे फॉर्म को पढ़ा जाएगा, इस पूरे बिल को समझा जाएगा, इसके आधार पर ही ये आगे प्रोसीड होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और दोनों सदनों में इसे पारित करने के बाद ही ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के पास, जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेता है। अब इसी के लिए देखिए,
जेपीसी में अनुराग और प्रियंका समेत जिन 31 सदस्यों का जिक्र हो रहा है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीपी चौधरी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और 21 लोकसभा सदस्यों में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जो संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा होंगे, जो एक साथ चुनाव पर 2 विधायकों की जांच करेंगे, विधेयकों की जांच करेंगे, माफ कीजिएगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री परसोत्तम भाई रूपाला, भर्तृहरि मेहताब, जिन सभी नेताओं का नाम मेरे सहयोगी ने भी आपको बताया, ऐसे में इन सभी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ताकि हर किसी को बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर यह समझ में आ सके कि आखिर इस बिल में क्या कोई कमियां हैं या फिर पूरी तरीके से इस बिल को कानून का रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में सभी का होना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, सभी दल के लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस के मनीष तिवारी और सुखदेव भगत, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, ये वो तमाम नाम है जो कि विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त इस बिल को संसद के भीतर पेश किया जा रहा था, जब अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को सबके समक्ष पटल पर रखना शुरू किया था, उस दौरान भी कितना ज्यादा हंगामा हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। यहां तक कि विपक्षी दलों का यह तक कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरीके से इंपोज हो जाता है भारत में, तो आप ये समझिए कि सिर्फ एक सरकार ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं अपना राज चलाने की कोशिश करना चाह रही है, यानी कि लोकतंत्र की हत्या की ये पूरी साजिश रची गई है और जिसे समाप्त करने की कोशिश में लगातार काम किया जा रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। 21 दिसंबर से 2 दिन के लिए कुवैत की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। देखिए, 43 सालों में पहले भारतीय ये होंगे जहां पीएम मोदी, आपको बता दें कि कुवैत जाएंगे। देखिए, इस खबर को एनबीटी ने भी जगह दी, आप तक ये खबर हम पहुंचा रहे हैं। 21 और 22 दिसंबर को कुवैत यात्रा पर होंगे। ये 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा होगी। पीएम कुवैत के आमिर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के आमंत्रण पर वहां पर जा रहे हैं। अभी 3 महीने पहले ही न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही थी, कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी, जबकि उससे पहले आपको बता दें दोनों देशों के जो विदेश मंत्रियों के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई थी। चलिए, अखबार में किस तरीके से इसको जगह दी गई है, जरा आपको ये भी समझा देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के आधिकारिक दौरे पर होंगे। पीएम वहां पे अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबेर अल सबा के बुलावे पर जा रहे हैं। किसी भी भारतीय के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री के लिए 43 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाएगा, मौजूद होगा। कुवैत और भारत पारंपरिक तौर पर एक दूसरे के नजदीकी देश कहे जाते हैं। पारंपरिक संबंध वैसे भी बहुत प्रगाढ़ है और दोनों देश मजबूत आर्थिक संबंधों, पीपल्स टू पीपल्स रिश्तों से जुड़े हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल है, तो आप समझिए दौरा अपने आप में कई मायने रखता है, क्योंकि एक तो तेल का निर्यात जो होता है वो होगा ही होगा, और जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनजर ये दौरा कई मायनों में बेहद खास हो चला है। इसके अलावा आपको बता दें, कुवैत इस वक्त खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC की अध्यक्षता कर रहा है और संगठन के साथ के तौर पर अलावा रणनीतिक तौर पर भी दौरा भारत के लिए काफी अहम मायने रखता है। चलिए, आपको ये भी बता दें कि आखिरकार इस दौरे के मायने क्या हैं, जो एनबीटी ने जिस तरीके से इसको छापा है। तो कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं, जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। ये देश भारत को कच्चे तेल और LPG का प्रमुख सप्लायर भी है। कुवैत खाड़ी सहयोगी परिषद GCC का इकलौता देश है। तो आप समझिए इसके मायने क्या है। जहां कभी तक मोदी ने दौरा आज तक नहीं किया, इस बार मोदी जा रहे हैं। मोदी की ये यात्रा न सिर्फ भारत कुवैत के संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को और बढ़ावा देगी। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जब भी कहीं का दौरा करते तो सर्वमान्य वो नेता हैं और बहुत जेस्चर के साथ तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको अपने देश में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जाहिर सी बात है, कुवैत के साथ हमारे संबंध वैसे भी बहुत प्रगाढ़ हैं और इस दौरे के बाद और भी ज्यादा संबंधों में आर्थिक तौर पर विकास के लिहाज से भी प्रगाढ़ता आना सुनिश्चित है। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो ये भी माना जाता है कि भारत के संबंध खासतौर पर उन देशों के साथ और ज़्यादा मजबूत होंगे। यहाँ तक आपने देखा होगा कि न केवल राजनीतिक स्तर पर, लेकिन कई ऐसे व्यापार जगत के लिए भी रास्ते खोलने का काम किया जाता है और भारत सरकार यही कोशिशें लगातार कर रही है कि जो अब तक जिन देशों के साथ में संबंध चाहे कैसे भी क्यों ना रहे हों, लेकिन उसमें और सुधार की गुंजाइशें करने की कोशिशें की जाती रही हैं। और इसी के तहत आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह
कई ऐसे देशों से मुलाकात करने के बाद से अब तक, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ले, और चाहे हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर ले, तो ऐसे में हर मुमकिन कोशिशें ये की जाती रही हैं कि भारत को किस तरीके से और ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी हमने पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, और इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो इसी तरह भारत के साथ में संबंधों को मजबूत करने की कोशिश रहती है। फिलहाल अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल शरद पवार से जिस दौरान मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, वहां एक तस्वीर सामने आई है, और वो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह भी दी है। दरअसल पीएम मोदी ने इस दौरान शरद पवार को अनार भेंट किया था, और ये उसी वक्त की तस्वीर है। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और देखिए, सतारा के तमाम जो किसान थे वो भी उनके साथ मुखातिब हुए थे इस मीटिंग में, उनसे मुलाकात की थी। और इसके अलावा देखिए, अनार जो कि बड़े ही खूबसूरत दिख रहे हैं सुरभि, ये अनार भी उन्होंने भेंट किए। थोड़ा सा डिटेल और बता देते हैं इस खबर के बारे में। प्रमुख एनसीपीएसपी प्रमुख शरद पवार बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हुए थे। विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के बीजेपी नीत महायुति से हार की सप्ताह हुई के बाद ये मीटिंग काफ़ी मायनों में खास मानी गई है। हालांकि देखिए, बतौर एक शिष्टाचार मुलाकात है, इस मुलाकात के ऐसे कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि शिष्टाचार मुलाकात होगी। दो किसानों के साथ संसद में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी मुलाकात की। उन्हें किसानों से खेत लाए गए अनार की एक पेटी भेंट की। पवार ने हाल ही में पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में फरवरी में होने वाले 98वें मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। पीएम के साथ बैठक के बाद पवार ने कहा कि मैंने साहित्य सम्मेलन के विषय पर एक बात नहीं की है। तो फिलहाल देखिए, एक शिष्टाचार मुलाकात हम सुन भी कह सकते हैं, इसके काफ़ी कोई खास मायने नहीं निकाले जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी आपको ये जानकारी दी, लेकिन ये बता दें कि महाराष्ट्र के किसानों के साथ में पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए यहाँ शरद पवार भी पहुंचे हुए थे, और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को अनार भेंट किया। ये वही अनार है जो कि किसानों की ओर से आया हुआ था। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद के प्रमुख शरद पवार दो किसानों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, और ये मुलाकात विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की करारी हार के कुछ हफ्तों के बाद ही हुई है। हालांकि पवार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने राजनीति पर कोई भी चर्चा नहीं की। पवार ने पश्चिमी महाराष्ट्र के फलटन से आए दो किसानों से उगाए हुए अनार की एक पेटी पीएम को भेज दी थी, और इसी पेटी में से एक अनार का तोहफा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवार को भी। आप ये गौर कीजिए कि जब भी किसी राजनीतिक दलों की आपस में अगर किसी से भी शिष्टाचार भेंट होती है, तो वो इसी तरीके से बिल्कुल हंसमुख चेहरे के साथ में मुलाकात करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है, स्पष्ट किया जाता है कि देखिए, ये महज शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि इसके विपरीत हमने कई बार ये भी देखा है कि किस तरीके से अब तक ऐसी कई राजनीतिक पहलुएं सामने आई हैं, जहां पर पहले तक तो हमने ये देखा था कि उन दोनों राजनीतिक दलों में चाहे किसी बात को लेकर के अनबन क्यों ना हो, लेकिन जब भी शिष्टाचार भेंट होती है तो बहुत अच्छी मुलाकात वो साबित होती है, और दोनों ही दलों की ओर से उसे पोस्ट के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा किया जाता है। तो राजनीतिक गलियारों की यही खूबसूरती है कि चाहे किसी मुद्दे को लेकर के विवाद क्यों ना हो, लेकिन जब भी कोई पार्टी ऐसे आमने सामने एक दूसरे से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं, तो फिर ऐसी खूबसूरत तस्वीरें सामने आती रहती है। वाकई में ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती हम सिर्फ भी कहेंगे, और ये बहुत लाजमी भी है। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटते हैं। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के विधानसभा में स्वास्थ्य के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। सपा के अतुल प्रधान पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ असंसदीय नारे लगाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कल भारी हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए ही निष्कासित कर दिया गया। सदन में भारी हंगामे के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान को स्पीकर ने सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया और पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला। इस पूरे वाकये पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि योगी सरकार के मंत्री ने ही हमारे सदस्य पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और साफ तौर पे आपको बता दें
कि अतुल के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसका हम विरोध करते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जो सत्र होता है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ाई हुआ था। आपको याद होगा कि इस सत्र की जब शुरुआत की गई थी तब यह समाजवादी पार्टी के तमाम जो दिग्गज थे वो ये कह रहे थे कि देखिए सत्र को छोटा इसीलिए आहूत किया गया है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई डिस्कशन ना हो, और संभल के मुद्दे को लेकर साफ तौर पर सामने आए थे और कहा था कि देखिए संभल के मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। और जब साफ तौर पर चर्चा की बात करने की कोशिश की गई और जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी तब सभी के अपने आप से यूं कह सकते हैं कि बगले झांकने समाजवादी पार्टी लगी, क्योंकि साफ तौर पर अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद तमाम एक एक मुद्दों पर चर्चा होना शुरू हुई, जिसमें स्वास्थ्य का मुद्दा ऐसा बना कि स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर लगातार आपको बता दें कि एक मत नजर नहीं आए और बानगी यही रही कि यहाँ पर सपा के अतुल प्रधान पूरे सत्र के लिए ही निष्कासित कर दिए गए। तो फिलहाल देखिए आपको बता रहे हैं विधानसभा में स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा तो की जाए, लेकिन आखिरकार स्वास्थ्य के मुद्दे पर हंगामा लगातार देखने को मिला। सपा अतुल प्रधान ने पूरे सत्र के लिए ही निष्कासित कर दिया। तो फिलहाल देखिए इस खबर को अलग अलग तरीके से जगह दी गई है और मेरे सहयोगी आपको इस खबर को पहुंचा भी रही हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है अपने तरीके से, अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल आप ये हेडलाइन भी देख सकते हैं, विधानसभा में अभद्रता पर सपा विधायक अतुल प्रधान पूरे सत्र के लिए निष्कासित किए गए हैं। ये पूरा मामला क्या रहा था ये भी जान लीजिए। दरअसल ये बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर असंसदीय टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की गई है। नारेबाजी के बीच मना करने पर भी नहीं रुके तो विधानसभा अध्यक्ष महाना ने मार्शलों से कहकर इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो, ये शब्द कहे थे। और फिलहाल विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सपा सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा तो उन्होंने भी करारा जवाब दिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच सपा सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आकर के नारेबाजी करने लगे और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ असंसदीय नारे भी लगाने लगे। मना करने के बावजूद नारेबाजी करते रहने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल विधायक को उठाकर सदन से बाहर ले गए। दरअसल विधानसभा में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में नवजात शिशुओं की मौत और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों से जुड़े मुद्दे उठाए थे। हालांकि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी कई बार बीजेपी को घेरने का काम कर चुकी है और खासतौर पर ब्रजेश पाठक पर सवाल खड़े किए गए थे। इस दौरान भी जिस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा था उस वक्त भी यही मुद्दा उठाया गया था कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में इतनी लचर क्यों नजर आती हैं और इन पर काम क्यों नहीं होता। कई ऐसे अब तक अस्पताल बताए जा रहे हैं जो कि मानकों को पूरा नहीं करते हुए पाए जाते हैं। कई जगहों पर आप देखेंगे कि वहां अग्निशमन के लिए पहले से व्यवस्थाएं तो आपको दुरुस्त नजर आएंगी, लेकिन सिर्फ वो दिखावटी व्यवस्थाएं होती हैं, समय रहते हुए वो काम नहीं करती हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि समय रहते हुए जांच होनी चाहिए, जो कि नहीं होती, जिसके बाद से कई हादसे हम सभी के सामने आते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूरा विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने की कोशिश हम पहले ही लग रहा था कि पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। हालांकि इस बीच आपको ये भी अपडेट दे देते हैं कि विधान परिषद में 7 विधेयक पेश की जिस पर मंजूरी हो चुकी है। इसके अलावा बिजली कर्मियों का जिक्र आया। संभल का जिक्र आपको याद होगा कि संभल में जब तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और भारी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी जाती है, इसके बाद 2 दिन में 4 मंदिर निकलते हैं। ये तमाम सिलसिला सभी आपको पता है और इस वक्त मंदिर की खुदाई जारी है। हालांकि आपको ये बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने इस बाबत कहा कि कांग्रेस व सपा सरकार में निजीकरण की शुरुआत तो आपने ही की थी और अब आप ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। बिजली कर्मियों की मिलीभगत से हो रही है चोरी, ये भी कहा गया, क्योंकि ये का ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय। और देखिए आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि पहले हम कार्रवाई करते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि आप कार्रवाई नहीं करते। अब जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, संबंध में इतने बड़े पैमाने पर हमने बिजली चोरी पकड़ी है, तो अब आप कह रहे हैं कि आप एक समुदाय विशेष पर कर रहे हैं। तो ये दोगलापन आखिरकार आप कर क्यों रहे हैं? इस बीच आपको बता दें माता प्रसाद पांडे, जी हाँ, माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें कहा समाजवादी पार्टी की ओर से कि देखिए हम तो संभल जाना चाहते थे, लेकिन आपने हमको
को नजरबंद कर दिया, आपने हमें वहीं रोक दिया, हम 2 काफी थे, आपने 15 पुलिस इंस्पेक्टर भेज दिए, इसकी जरूरत नहीं थी। हालांकि पूरा देखा जाए, सत्र ऑल ओवर देखा जाए तो सत्र हंगामे की भीड़ तो चढ़ रहा है, लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि तमाम विधेयकों पर चर्चा भी हो रही है, उन्हें पास भी किया जा रहा है। चलिए सुरभि, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अब तक हमने ये जानकारी आपको दी कि किस तरीके से विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और कैसे वहां हंगामा भी हुआ कई मुद्दों को लेकर के। लेकिन ये भी अब आपको बता दें कि विधान भवन घेरने की कांग्रेस की कोशिश रही विफल। एक कार्यकर्ता की इस दौरान मौत भी हुई। दैनिक जागरण के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। और फिलहाल जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा घेराव के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक ली, लेकिन इस दौरान गोरखपुर के सहजनवा निवासी युवक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे, जिसकी उम्र महज 28 साल बताई गई, उसकी मौत हो गई है। और मृतक के चाचा मनीष पांडे ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज करवाई है। बिल्कुल देखिए, ये वो युवक है जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, इसकी मौत के कारण अब कांग्रेस जो है वो जरूर घिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है, और जो घर वाले हैं उनके द्वारा भी कहा गया है, जिन्होंने आयोजन करवाया था हम उनके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में और बता देते हैं। बिजली के निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर विधान भवन घेरने का ऐलान करने वाली कांग्रेस के कार्यकर्ता बुधवार के लिए को पुलिस के कड़ी सुरक्षा के चलते अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से कुछ दूर सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसे कांग्रेसियों ने पार नहीं कर पाए। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस प्रभात के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी। ये बताते हैं कि आखिरकार इस शख्स की मौत कैसे हुई थी। तो इस दौरान आपको बता दें, अजय राय समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर सरकार विरोधी नारेबाजी की थी। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और पुलिस के बीच धक्का मुक्की में खींचतान में पुलिस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर इको गार्डन ले गए। इधर प्रदर्शन में शामिल होने आए गोरखपुर के सहजनवा निवासी कार्यकर्ता प्रभात पांडे, जिसकी उम्र महज 28 साल थी, उसकी मौत हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने धक्का मुक्की की और इस वजह से प्रभात की जान चली गई। वहीं DCP मध्य रवीना त्यागी का कहना है कि युवक के शरीर पर किसी चोट का कोई निशान है ही नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका वाड्रा ने एक्स पर लिखा कि प्रभात पांडे की मौत अत्यंत हृदय विदारक है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरी घटना की जांच हो। मुख्यमंत्री से प्रभात के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। और आर्थिक न्याय के लिए, उसके न्याय के लिए, प्रभात के न्याय के लिए कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन अब कांग्रेसियों को जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिरकार इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद आपसे कैसे की जा सकती है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। जाहिर सी बात है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो उसके कम से कम 500 मीटर दायरे में कोई आ जा नहीं सकता है। इस तरह के प्रदर्शन पर रोक होती है। और आप तो विधानसभा का घेराव करने की बात कर रहे थे। तो बिल्कुल देखिए, जगह जगह पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया था और इसी कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान में एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें इस बाबत बढ़ सकती है। हालांकि इसी से जुड़ी एक और खबर भी सामने आई है। अदानी और मणिपुर मुद्दे पर जिस दौरान कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। बिहार में पुलिस ने पैदल मार्च रोका, घंटों तक यहां हंगामा भी हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि देशव्यापी प्रदर्शन की जिस तरीके से पहले ही डिमांड की गई थी कांग्रेस की ओर से कि हम देशव्यापी प्रदर्शन निकालेंगे, और इसमें कई कार्यकर्ता शामिल भी हुए थे। तो अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन हुए थे और जिस दौरान पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, इस दौरान ये बताया गया कि कई जगहों पर उस वक्त भीड़ इतनी ज्यादा या तो वो उग्र होती हुई नजर आई थी, या फिर वहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरह जब उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की गई, पीछे ढकेलने की कोशिश की गई। तो ये उसी से जुड़ी एक खबर और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया, मेरी सहयोगी ने भी आपको बताया कि कैसे प्रभात पांडे नाम के एक कार्यकर्ता की मौत हुई है इस प्रदर्शन के दौरान। लेकिन यहाँ एक और खबर इसी से जुड़ी हुई है कि जिस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था, अब देखिए ये वो खबर है जिसमें अदानी और मणिपुर मुद्दे पर ही ये प्रोटेस्ट चल रहा था और इसी बीच एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती। इसी को लेकर के अब सवालों के घेरे में कांग्रेस खड़ी हो चुकी है कि आखिर पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं कांग्रेस की ओर से देखी जाती है और कहां पर ऐसी चूक हुई कि आपके एक कार्यकर्ता की जान चली जाती है और वहां किसी को भनक तक नहीं लगती है कि किस तरह एक कार्यकर्ता जो कि अपने जीवन के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद सबको पता चलता है कि यहाँ किसी की जान तक चली गई है। जाहिर सी बात है, तमाम
जो सियासतदान है सियासत को चमकाने के लिए वो इस कदर आगे बढ़ जाते हैं या इस कदर नीचे गिर जाते हैं, उनको अपने ही कार्यकर्ताओं का होश नहीं रहता। एक तो आपने सूचना नहीं दी, दूसरी बार विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो तमाम चीज़ों को लेकर आपको एक एप्रोप्रिएट तरीका रखना होगा। इस तरीके से आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल कांग्रेस भी इसमें सवालों के घेरे में है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। किसानों के सुझाव व मांगों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को चेताया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी हुई तो इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेवार होगी। आपको बता दें, किसान नेता डल्लेवाल 23 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने बुधवार को साफ कह दिया, हम कहना चाहते हैं कि अदालत के दरवाजे किसानों या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी मांग या फिर सुझाव के लिए हमेशा खुले हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो किसान अब तक आंदोलन कर रहे हैं उनको लेकर के ये स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के ओर से सामने आया है और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने से इनकार कर दिया गया था, जिसको लेकर के ये पूरी खबर है। इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण में। और अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति से मिलने और बात करने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देते हुए जब सुझाव दिया कि किसानों को सीधे कोर्ट में बात रखने की इजाजत दी जानी चाहिए, तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, अगर वो चाहे तो अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख सकते हैं। किसान स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के जरिए कोर्ट में सुझाव या मांग रख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। साथ ही कोर्ट ने किसानों की मांगों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर भी चिंता व्यक्त की और उनका ख्याल रखने के निर्देश तक जारी किए हैं। इस मामले की गुरुवार को सुनवाई होगी, यानी कि आज का दिन तय किया गया है जब एक बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हो सकती है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने किसानों के आंदोलन के कारण बंद शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति से कहा था कि किसानों से बातचीत कर हल निकाले और उन्हें राजी करने की कोशिश की जाए, लेकिन अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब किसानों से बातचीत को लेकर के अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इस मुद्दे पर बात बन रही है। पहल जो की जा रही है सरकारों की ओर से, ये कितने उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बॉर्डर जो लंबे समय से बंद है, आखिर ये बॉर्डर्स कब तक खुलेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाज़ा खोल दिया है और कहा है कि आप अपील दायर कीजिए, हम तो हमेशा बैठे ही हैं आपको सुनने के लिए। इस बीच कल की जो तस्वीर, ठीक आप हमारे पीछे तस्वीर भी देख रहे हैं, तमाम जो पंजाब के किसान थे उन्होंने रेल रोको आंदोलन किया। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो ट्रैक पर यूं ही जमे रहे। तो आंदोलन में शामिल होने से एसकेएम का इनकार था, आपको ये बता रहे हैं। और पंजाब के एसकेएम का 23 को विरोध प्रदर्शन है। अब कल ये हुआ और किसान जो मोर्चा है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब हम जो करेंगे वह 23 तारीख को अलग तरीके से मोर्चा खोलेंगे। कल रेल रोको आंदोलन था। लगभग आपको बता दें कि 12 ट्रेनें इससे प्रभावित हुई, कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यात्री बेहद परेशान हुए। लेकिन अभी भी जो सामंजस्य है वो बैठता हुआ और बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। अभी भी आपको बता दें पेच फंसा हुआ है, पेच अभी भी नहीं सुलझा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बोला अदालत के दरवाजे खुले, सीधे आप आ सकते हैं। तो परेशानी क्या है? तो फिलहाल देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इनिशिएटिव के बाद क्या इस पर फैसला लिया जाएगा। चलिए सुबह आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो बिल्कुल देखिए, अब बात केजरीवाल से जुड़ी हुई भी कर लेते हैं। दरअसल केजरीवाल का ऐलान सामने आया कि बुजुर्गों का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। अब तक आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां हैं जो कि दिल्ली वासियों के लिए अपने अलग अलग तरीके सामने लेकर के आ रही है, लोगों को रिझाने की कोशिशें की जा रही। इस बीच ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि जो बुजुर्ग लोग हैं, खासतौर पर 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, जिनकी आयु है, ऐसे में उन्हें संजीवनी योजना के तहत में फ्री में उनका इलाज संभव किया जाएगा। यानी कि
बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लाने का जो ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। और केजरीवाल ने योजना की घोषणा करते हुए कहा है कि 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री होगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि चुनाव के बाद से इसके लिए योजना लेकर के आएंगे, चाहे उनकी कितनी ही इनकम क्यों ना हो, अमीर गरीब सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। देखिए, घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो तभी किया जाएगा जब आप सत्ता में आ जाएंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि अभी तो बुजुर्गों के लिए और इससे पहले महिलाओं के लिए योजना की शुरुआत उन्होंने एक मंच से की थी और साफ तौर पे कहा था कि देखिए 2100 रुपये दिए जाएंगे। और 2100 रुपये तो देखिए किस्त तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और रजिस्ट्रेशन तो आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको चुनावों के बाद होगा। तो देखिए, अपनी सियासी भूमि को वापस से तैयार करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगातार जुटी हुई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर भी है और शराब नीति, जो कथित शराब नीति का घोटाला हुआ है, उस पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लोक लुभावन घोषणाएं इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है। हालांकि हर एक सत्ताधारी पार्टी जो है वो इस तरह की घोषणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करती ही है और इसकी एक यही परिणति मानी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जो नया साल होगा, नए साल के ही फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से इसमें जुटी हुई है। तो फिलहाल देखिए, निजी या फिर सरकारी अस्पताल में आप इलाज करा पाएंगे, सरकारी खर्च उठाएगी सरकार। तो फिलहाल देखिए, बुधवार को कहा कि 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद संजीवनी योजना लागू की जाएगी। 60 साल के ऊपर हर बुजुर्ग का इलाज मुफ्त किया जाएगा। योजना के तहत बुजुर्ग निजी या फिर सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा पाएंगे। इसके लिए वो कह सकते हैं कि छूट होगी, उनको सारा खर्च सरकार उठाएगी। और यदि कोई आय या सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध नहीं, यानी कि ये देखिए, ये बोला अरविंद केजरीवाल ने, आप आर्थिक रूप से सक्षम हो ना भी हो, यदि आप 60 साल से ऊपर हैं और अब यदि इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एनी हाउस सरकार जो है वो मदद करेगी। तो फिलहाल बुजुर्गों ने यहाँ तक पहुँचाया, 24 घंटे मेहनत की है, खून पसीना बहाकर अपने परिवार को पाला है, आगे बढ़ाया और इसी को लेकर तमाम अपनी बातें रखी और बातों के बाद में इस योजना की भी कहीं ना कहीं लॉलीपॉप चुसाने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। देखना ये होगा कि तमाम जो वादे किए गए हैं, तमाम योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी वापस से तीसरी मर्तबा सरकार में आएगी या फिर नहीं? बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात ऐसी खबर की भी कर लेते हैं जो कि खासतौर पर विमानों में बम की झूठी धमकियां जो लोग देते हैं, ये उनके लिए खबर है। बम की झूठी धमकी देना अब महंगा पड़ सकता है। विमान में रोका जा सकता है प्रवेश, यानी कि यात्रा करने की उन व्यक्तियों को इजाजत नहीं मिलेगी जिन्होंने कभी भी इस प्रकार की धमकियां दी हो। देखिए, जाहिर सी बात है, जब इस तरह की धमकी मिलती है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और उससे भी बड़ी बात होती है आर्थिक नुकसान होना। क्योंकि एविएशन कंपनी को आपने देखा होगा बहुत भारी नुकसान होता है और इस बीच चाहे वो टिकट्स की बात हो, चाहे यात्रियों की टिकट को वापस करना हो या फिर कैंसिल करना हो, इससे उनको भारी नुकसान होता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से धमकी भरे ईमेल आ रहे थे तो आपने देखा था कि एविएशन सेक्टर में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो फिलहाल तमाम अखबारों ने इस खबर को अलग अलग तरीके से जगह दी। तो विमानों में बम की झूठी धमकी देना अब महंगा पड़ जाएगा। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे लोग होते भी हैं जो धमकी देते हैं और उसके बाद वो धमकियां झूठी निकलती हैं। ऐसे लोगों पर अब आपको बता दें कि सजा भी कर दी गई है। सजा के तौर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और विमान में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। एयरलाइंस को निशाना बनाकर हाल ही में दी गई बम की धमकियों को देखते हुए सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा नियम 2023 में संशोधन करते हुए नए नियम 29A और 30A पेश किया। तो बिल्कुल देखिए, ये अमर उजाला में इस खबर को आप पढ़ पाएंगे। विमान में बम की धमकी देने वाले पर 1 लाख का जुर्माना, यात्री पर भी लगेगी रोक, ये हेडलाइन दी गई है। और एयरलाइंस यानी कि जो तमाम विमान कंपनियां हैं उनको लगातार जिस तरीके से फर्जी बम की धमकियां मिल रही थी, इसी के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा नियम 2023 में संशोधन किया और 2 नए नियम 29A और 30A पेश किए। इनके तहत दोषियों को सजा का सामना करने के साथ ही उन्हें उड़ान भरने से भी रोका जा सकता है और उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में एयरलाइंस को बम की 666 झूठी धमकियां मिली थी। वहीं इस साल 14 नवंबर तक ऐसी धमकियों की कुल संख्या बताई गई 999 हो गई। यानी आप सोचिए कि 2023 में ये 666 थी, लेकिन
ये किस तरीके से और डबल हो गया, यानी कि 2024 में ही नवंबर के महीने तक अगर हम बात करें तो 999 तक ये आंकड़ा पहुंच गया, जो झूठी धमकियां थी। यानी बार बार लोगों को परेशान करने का काम किस तरीके से किया जा रहा है और कैसे एविएशन सेक्टर को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही। चोट इस वजह से भी क्योंकि अगर किसी भी तरीके से हम ये देखते हैं कि बाधा आती है उड़ान भरने में या फिर ऐसे में उन्हें कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी धमकियां कई लोगों की ओर से, कुछ शरारती तत्व होते हैं और कुछ टेरर अटैक्स के तहत में भी ऐसी धमकियां सामने आती हैं। लेकिन अब धमकी देने वालों को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा सुरभि, क्योंकि यहाँ पर नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जुर्माना तो होगा सो अलग, लेकिन नो फ्लाई जोन में चले जाएंगे ऐसे लोग। इसलिए बिवेयर, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, गलती से भी गलती नहीं कीजिए। यदि ऐसी अफवाहें जो झूठी अफवाह फैलाते हैं उनके लिए ये सख्त हिदायत है। तो यदि कोई संगठन फर्जी धमकियां देगा, दोषी पाया गया, जुर्माना 1 करोड़ तक होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान की बम धमकियों की कई घटनाएं सामने आने के बाद इस तरह के स्टेप उठाएं, जो वाकई में लाजमी है। क्योंकि आपने देखा सुनवी, लगातार जो धमकियां पिछले साल मिली थी और हम कह सकते हैं पूरे साल मिल रही थी, और मई में जब इस तरह की धमकियां मिली थी तब कितना ज़्यादा नुकसान एविएशन सेक्टर को हुआ था, तमाम फ्लाइट्स को हुआ था, तमाम जो कंपनीज को हुआ था, उसकी भरपाई कौन करता, ये देखने वाली बात है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जनवरी से लागू हो जाएगा यूसीसी, और इस बात को सीएम धामी ने अब मंजूरी दे दी है। एनबीटी, दैनिक जागरण, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तो देखिए, यूसीसी यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन जाएगा जो यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सचिवालय ने उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के बाद इसी के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा में होमवर्क पर काम कर चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल, तो देखिए उत्तराखंड में जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता। ये खबर आप दैनिक जागरण में पढ़ पाएंगे, और कब कब क्या क्या हुआ इसमें पॉइंटर्स भी बताए गए हैं, ये हम आपको भी बता देते हैं। दरअसल वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय इसकी घोषणा की गई थी, और फिर 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए ये समिति गठित हुई, और फिर समिति के 80 से अधिक बैठकें भी हुई और 2.30 लाख से अधिक सुझाव मिले थे। यहाँ तक इस मामले को लेकर 2 फरवरी 2024 को समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंप दी थी। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने विधेयक पारित किया था, और 12 मार्च को समान नागरिक संहिता की अधिसूचना जारी हुई थी, जबकि 14 मार्च को नियमावली बनाने के लिए समिति गठित की गई थी। तो जन सामान्य की सुलभता के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए। संहिता में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया, और सभी धर्मों और समुदायों के सभी वर्गों में पुत्र और पुत्री को, यानी कि बेटा और बेटी को संपत्ति पर बराबर का अधिकार देने की भी बात कही गई है। यानी कई ऐसे बदलाव जो कि यूसीसी के जरिए करने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन इसमें किसी को कोई व्यक्तिगत तौर पर चोट ना पहुंचे, उसके धार्मिक तौर पर उसे चोट ना पहुंचे। क्योंकि आपने ये देखा कि यूसीसी को लेकर किस तरीके से लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिशें की गई। हमने ये भी देखा था कि कैसे खास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से इस पर कई बड़े सवाल खड़े किए गए थे, और ये कहा गया था कि जानबूझ करके सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से यूसीसी लाने की बातें कही जा रही है। जबकि इसके विपरीत कई बार स्पष्टीकरण जारी किया गया और ये कहा गया कि इसमें किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ना ही इससे किसी भी समुदाय के लोगों को हानि पहुंचेगी। तो अब हम इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का भी हम जिक्र कर लेते हैं। दरअसल एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बैठक में 6 मुद्दों पर रजामंदी हुई। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला से व्यापारिक संबंधों को मजबूत और प्रगाढ़ किया जाएगा। इस बाबत इस यात्रा की शुरुआत की है और देखिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो अमर उजाला के साथ साथ दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से जारी तनाव अब कम होता दिखाई दे रहा है। कल बीजिंग में चीन भारत सीमा
प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक का आयोजन हुआ। बीते 5 साल में दोनों देशों के बीच में ये पहली बैठक थी। भारत की ओर से इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए थे। दोनों नेताओं ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से ठोस चर्चा की और 6 आम सहमति पर पहुंचे भी, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा हुई इस पूरे मामले को लेकर के आपको याद होगा कि कैसे चीन और भारत के बीच में खासतौर पर एलएसी को लेकर के विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन अब कई ऐसे मामले हैं जो कि सुलझाने की कोशिशें की जा रही है। आपको ये भी याद होगा कि G20 की शुरुआत होने के समय ही इस मुद्दे को पहले ही सुलझाने की बात सामने आई थी, यानी कि इंडियन आर्मी और साथ ही गलवान सेक्टर में जो आर्मी चाइना की ओर से डिप्लॉयड थी उनके बीच में भी बैठक हुई, वार्ता हुई और उसके बाद से नतीजा निकला कि दोनों की पेट्रोलिंग जो जहां तक जो सीमाएं आती हैं वो अपने अपने दायरे में रहकर ही की जाएंगी और उसका उल्लंघन किसी भी आर्मी की ओर से नहीं किया जाएगा। और अब व्यापारिक तौर पर भी चीन और भारत के बीच में संबंधों को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई। तो ये जाहिर सी बात है, बहुत खास और अहम खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि चाइना को लेकर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे पहले नहीं बताए गए थे। आपको पता होगा कि गलवान घाटी में जो हुआ था उसको लेकर बहुत तल्खी का, बहुत तनावपूर्ण माहौल पैदा हो चुका था। उसी को यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश और रिफाइन करने की कोशिश की गई है कि देखिए विस्तारवादी नीति अलग है और चीन भी देखिए अब बैकफुट पर नजर आ गया है। ये अच्छी बात है, चीन ने भी अपने कदम जो है वो पीछे खींच लिए हैं और एक अच्छा पड़ोसी होने का धर्म भारत तो हमेशा निभाता आ ही रहा है और चाइना भी इसमें अब सपोर्ट कर रहा है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। हालांकि आपको बता दें, भारत चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा ये अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है और हिंदुओं में इसका अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। नाथुला से व्यापार की शुरुआत पर सहमति हो चुकी है। तो एनएस डोभाल चीनी विदेश मंत्री वांग यी बैठक में 6 मुद्दों पर रजामंदी हुई है। आपसी भरोसे को और मजबूती प्रदान की जाएगी और वाकई में ये एक हेल्दी रिलेशन होगा जो चाइना और भारत के बीच में यदि आगे तक के संबंध बनते हैं सुरभि तो। बिल्कुल, और इसी के साथ सुर्खियां अखबार के में आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।